बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप पॉडकास्ट भी डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि सिंगल आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बेसिकली पॉडकास्ट नहीं, ये वीलॉग होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक जो आपको पैगाम पहुंचाना है बस वो पहुंच जाए आप तक। ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ जो औरतों की दिल की बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी सिलसिले की एक सीरीज़ का पार्ट है। जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो हम कार्डियक बीमारी नहीं कहते, हम कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब ये है कि दिल और दिल की शरियानें, चाहे वो आर्टरीज़ हों, शरियानें जो ब्लड लेके जाती हैं, चाहे वेंस हों जो ब्लड लेके आती हैं वापस, चाहे वो लिम्फेटिक्स हों, ये एक स्पेशल किस्म का सिस्टम होता है, ये भी शरियानें ही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के ऊपर। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को जब डिफ़ाइन किया जाता है, अगर हम उर्दू में आसान करें तो वो शरियानें जो कि हमारे बाजुओं और हमारे टांगों को ब्लड सप्लाई देती हैं। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में फ़र्क है। जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है वो उसके अंदर आप कैरोटिड आर्टरी को भी इंक्लूड करते हैं, किडनी जो किडनी को सप्लाई करती है रीनल आर्टरी उसको भी इंक्लूड करते हैं, कुछ शरियानों की बीमारी होती हैं वैस्कुलाइटिस उसको भी इंक्लूड करते हैं, इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम की बीमारियों को भी इंक्लूड करते हैं, वेंस की जैसे उसमें क्लॉट बन जाता है जिसको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली वो सिर्फ शरियानों की, और वो भी मखसूस तौर पे लोअर लिम्स, नीचे की टांगें और ऊपर की जो अपर लिम्स हैं, ऊपर आपके बाजू, इसकी बात करते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है वो किसी वजह से भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली उसका सिम्टम और उसकी वो उसी तरह होता है जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, दिल की शरियानों का मतलब ये कि जैसे दिल की शरियानें तंगी होती है उसमें एंजाइना होता है, तो इसमें भी एंजाइना होता है, लेकिन इसके एंजाइना को हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं कि उसको बाजू को या टांग को इस्तेमाल करने से जो तकलीफ़ होती है, यूजुअली टांगों में इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को, उसकी वजह से जो दर्द होता है वो एक तरह का एंजाइना है, जैसे आपके हार्ट की शरियानों का एंजाइना होता है। दूसरा, इसकी वजह ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से तंगी हो, उसकी वजह से ये हो, इसकी बहुत सारी और वजूहत भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लॉट जम जाए अंदर, या क्लॉट खून का लोथड़ा, या कहीं से क्लॉट वहाँ से एम्बोलाइज हो जाए, यानी कहीं से और जगह से आके किसी शरियान में फंस जाए, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। शरियान के पिचकने से, जिसको हम स्पॉन्टेनियस वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो सकती है। यूजुअल कॉज अथेरोस्क्लेरोटिक होती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की जमा होने की वजह से। अब इसका प्रेवलेंस क्या है? ये बड़ी कॉमन बीमारी है बाय द वे, लेकिन इसका इसका पता नहीं चलता ना। क्लिनिशियन इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रोब करते हैं, ना मरीज़ बता पाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 200 मिलियन दुनिया में आबादी के लोग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ से मुतासर हैं, और सिर्फ अमेरिका में आबादी 8 से 10 मिलियन के करीब है। जो औरतें हैं उनके बारे में कहते हैं कि 40 से पहले सिर्फ 2% में होती है। 40 ईयर्स के बाद, 40 साल की उम्र के बाद औरतों में एज़ कम्पेयर टू मर्द ये ज़्यादा हो जाती है, और 80 साल की उम्र की औरतों में ये 25% तक हो सकती है। यूजुअली औरतें भी लेट प्रेजेंट करती हैं, और इसलिए वो जो और उनके जो अमूमी सिम्टम होते हैं, जिसकी वजह से जो अलामात होती हैं वो भी उनमें उस तरह से नहीं होती, इसलिए वो जब वो प्रेजेंट करती हैं तो उस टाइम तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। अब अगर हम इसकी उन वजूहात पे आए जिसकी वजह से होता है, तो ये वजूहात वही हैं जो कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की हैं, दिल की शरियानों की जो बीमारियां हैं ना, जैसे एंजाइना या हार्ट अटैक, उसी तरह है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और उसकी वजह से आर्टरीज में जम जाना, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड, स्मोकिंग स्पेशली, कुछ लोगों में स्मोकिंग जिस तरह दिल की शरियानों को एक बंद कर देती है, उसी तरह ये पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ की भी शदीद फॉर्म को शदीद उसकी जो है ना अलामात पैदा कर सकती है, और आर्टरीज़ को बंद कर सकती है। हाथ पैर दोनों की हो सकती हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो होती है, जिनमें जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, ज़्यादा डिपॉजिट होता है, स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसमें ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा ख़तरा है।
तो जो बड़ी बड़ी दिल की बीमारियों की ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं वो वही रिस्क फैक्टर्स जो हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के हैं। अगर हम बात करें कि ये इसके यूजुअली प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मरीज़ यूजुअली अमूमन प्रेजेंट करता है दर्द के साथ। दर्द ऑन से वॉकिंग, बंदा उसकी जिसकी टांगों की डिजीज़ हो, जब वो वॉक करेगा तो उसको दर्द होगा, स्पेशली काव्स में, ये जो पिंडलियाँ होती हैं, और रुक जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एंजाइना होता है, दिल की शरीयानों में तंगी होती है, डिमांड सप्लाई का मसला होता है, मरीज़ चलता है तो उसको एंजाइना शुरू हो जाता है, जब रुक जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह पैर की जो शरीयानें हैं वो भी ऐसे ही प्रेजेंट करती हैं। जो अपर एक्सट्रीमिटीज़, जो ऊपर के बाजुओं के अंदर शरीयानें बंद हो, तो उनकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, लेकिन जो टांगों की है वो टिपिकल यही प्रेजेंटेशन होती है कि मरीज़ कहता है जी मैं चलता हूँ तो मेरी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसकी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि वो क्रॉनिक हो जाए, मतलब है कि जैसे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना होता है कि शरीयाना में तंगी है तो वो फिर बढ़ती चली जाए। उसके साथ साथ ये होता है कि अगर हम साथ साथ साइंस भी देखें तो वो जो टांगें होती हैं उधर हेयर लॉस होता है, वो शाइनी सी हो जाती हैं, और फिर अगर ये एक्यूट हो जाए, मतलब है कि बिल्कुल टोटली ब्लॉक हो जाए, जैसे दिल की आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो उसमें एक शदीद पेन होता है, इसमें भी शदीद पेन होगा, और साथ में अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो जैसे दिल का अटैक हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरह डिस्कलरेशन हो सकती है लोअर लिम्ब की। और आप डिस्कलरेशन मतलब ये है कि उसमें क्योंकि ब्लॉक हो गई आर्टरी, तो आप वो आगे मसल को सप्लाई नहीं हो रही, तो मसल फिर वो डेड होना शुरू हो जाता है, और फिर जब वो बिल्कुल डेड हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल उसका डिस्कलरेशन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इनिशियली जो है आप पता लगा सकते हैं कि क्योंकि अगर ऐसा कोई आपको शक है मरीज़ को डिस्लिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर है और फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर है, तो उसकी दूसरी शरीयानों को भी देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जब वो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है, चल रही होती है, तो वो उनका जो आप जब उसको पल्स को देखेंगे तो वो कम हो जाती है। तो यूजुअली सिम्टम्स एंड साइंस ये होते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यही होती है जब एकदम एक्यूट बंद हो जाए वो, और फिर आखिर में अगर उसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए, टाइमली इंटरवीन नहीं किया जाए, उसकी कुछ मैनेजमेंट होती है, सर्जिकल मैनेजमेंट है और कुछ और भी मैनेजमेंट है, वो बाद में बात करेंगे। तो वो अगर लिम्ब ना सेव किया जा सके, जो टांग है या हाथ है सपोज, तो वो फिर डेड हो जाता है। तो ये उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। कहते ही हैं कि जिसको ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है उसको डिसेबिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जाहिर बात है कि अगर आपका टांग या हाथ में जो है वो आर्टरी बंद हो जाए, मसल लॉस हो जाए, तो उसकी डिसेबिलिटी बढ़ जाएगी। और साथ में ये भी कहते हैं कि क्या है कि स्टडीज़ प्रूवन है कि उस पेशेंट को हार्ट अटैक्स का, स्ट्रोक का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जारी बात है अगर डिजीज़ शरीयान में पड़ी है उसका मतलब ऊपर दिल में भी पड़ी है, उसका मतलब है कि ऊपर या कैरोटिड में भी पड़ी है, डिजीज़ है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, हार्ट के की तरह के सिम्टम होते हैं ये जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के होते हैं। अब आगे आ जाएं कि इसको हम साइन एंड सिम्टम्स हो गए, तो फिर इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। एक तो वही है कि मरीज़ आके बताता है, लेवल ऑफ सस्पिशन, इसलिए इसका भी ज़्यादा आपको आइडिया होना चाहिए कि मरीज़ जो स्पेशली इन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर के साथ है तो उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो सकती है। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो कहते हैं ना कि मरीज़ को दोनों तरफ का ब्लड प्रेशर लें, उसकी वजह खास होती है कि जब हम हायर ब्लड प्रेशर को हमेशा देखते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जी एक साइड की पल्स महसूस नहीं हो रही, तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग या एक्सीडेंटल तो नहीं, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि वो पता चलता है कि ऊपर की शरीयान, यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हार्ट इसको आर्म को कर रही है वो बंद है। तो यूजुअली इंसिडेंटली होता है, अमूमन पिक नहीं होती, इसलिए जो है ना ये रह जाती हैं बीमारियाँ। अच्छा, जब हम इनके साइंस में मरीज आता है तो फिर हम उसको डायग्नोज करना होता है। वो इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हैं, जो सबसे कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, वो एंकल ब्रैकियल इंडेक्स कहते हैं उसका तरीक़ाकार है कि आप ऊपर की शरीयानों का ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्रैकियल का इस बाजू का, फिर नीचे एंकल का ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो वो जो ऊपर वाला होता है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको नीचे रख के जो नीचे एंकल का उसको ऊपर रख लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, उसको 0.9 से अगर कम हो तो ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है एंकल ब्रैकियल इंडेक्स सिग्निफिकेंट है और इनको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है। दूसरा, ट्रेडमिल करवा के देख सकते हैं। ट्रेडमिल जो ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसके अंदर मरीज चलता है तो आपको पता चलता है, जैसे वो अगर किसी को सीने में तकलीफ हो तो वो एंजाइना बताएगा, सीने का दर्द बताएगा। अगर उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ टांगों की है स्पेशली,
तो वो टांगों का दर्द बताएगा, काफ्स का, स्पेशली पिंडलियों का, तो वो आपको आइडिया हो जाता है कि इसको तकलीफ है। दूसरा एक सबसे कॉमन टेस्ट जो यूज़ किया जाता है वो डॉपलर है। उस डॉपलर के ज़रिए आप आर्टरीज को देख सकते हैं और वो रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है ना लगता है कि आर्टरी तंग है, तो वो आप आर्टीरियल डॉपलर कर सकते हैं। और से एडवांस टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन और एमआरआई है। इन दोनों के ज़रिए आप दिल की शरीयानों को डायरेक्टली डिलिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे सीटी एंजियोग्राफी होती है कॉर्नरी आर्टरीज की, आप डाई देते हैं और डाई से आप उसमें फ्लोरोस्कोप के ज़रिए आप बता सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पर तंगी है आर्टरी में। इसी तरह बिल्कुल जो आप डॉपलर करते हैं, आप सीटी स्कैन करते हैं ऑफ फॉर एंजियोग्राफी ऑफ पेरिफेरल वेसल्स, उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इस तरह एमआर एंजियोग्राफी है, एमआरआई की किस्म है जहाँ पे एंजियोग्राफिकली आप डिलिनेट कर सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ज़रिए कि कहाँ पर आर्टरी बंद है। तो ये उसके कुछ टेस्ट हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है, ऑब्जेक्टिवली आपको बता देते हैं कि आर्टरी फला जगह से आर्टरी बंद है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि जी से आर्टरियाँ बंद हैं या आर्टरियाँ बंद हो रही हैं तो फिर क्या ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट जो है ना फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। से आप पहुंचते हैं जब आपको क्लॉडिकेशन शुरू हो गया, आप कहते हैं जी मैं चलता हूं तो पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, अब आप डॉपलर कराते हैं या सीटी कर लेते हैं या एमआरआई कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जी यार इनको डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है, सिर्फ टिपिकल लाइक इन जाए ना। तो करते कैसे शुरू है, वही तरीका है जो दिल की बीमारियों करते हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें क्या आता है स्मोकिंग सेसेशन। सबसे पहले स्मोकिंग सेसेशन कि अगर स्मोक करेंगे, अगर डिजीज़ पड़ी है तो आर्टरी को बिल्कुल बंद कर सकती है और टिश्यू लॉस हो सकता है। स्मोकिंग सेसेशन, शुगर्स का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल, और इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। सुपरवाइज प्रोग्राम्स होते हैं और इवन होम प्रोग्राम्स होते हैं कि जहाँ पे मरीजों को बताया जाता है कि आप क्या करें जिससे आपकी डिजीज़ बढ़ने से रुक जाए। वो समझिए कि एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि अंडर इधर सुपरविजन होती हैं या होम पे उनको बता दिया जाता है ये करेंगे तो आपको बीमारी बढ़ने का एहतमाल कम हो जाएगा, बीमारी की प्रोग्रेस कम हो जाएगी। फिर इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें आप जो एंटी प्लेटलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ड्यूल एंटी प्लेटलेट भी यूज़ सकते हैं, मतलब 2 खून पतला करने की दवाइयाँ जो प्लेटलेट को एग्रीगेशन से रोकती हैं, क्लॉट बनने से रोकती हैं। जहाँ पे हाई रिस्क पेशेंट हो जिसमें खतरा हो कि यार कि यहाँ पे क्लॉट ना बन जाए और क्लॉट से उसका आर्टरी टोटली बंद ना हो जाए। इसी तरह आप एंटी प्लेटलेट के साथ एंटी कोएगुलेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये भी खून पतला करने की दवाई है, लेकिन दोनों को ऐड भी किया जा सकता है जहाँ पे हाई रिस्क केस हो। उसके अलावा पेंटॉक्सीफाइलिन एक दवाई होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉक्सिसिल एक दवाई होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी टिपिकल दवाइयाँ वो नहीं होती जो हार्ट को वेनोडायलिटिस, जैसे नाइट्रेस जो होती है ना एंटी एंजाइनल, वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में फ़ायदेमंद नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स वो भी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि बीटा ब्लॉकर तो और बढ़ा सकती हैं। बीटा ब्लॉकर्स किसी और मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं हार्ट के अंदर, बेसिकली रेट स्लो करके, तो वो इसमें इंडिकेटेड नहीं है। वेनोडायलेटर्स हैं वो भी, लेकिन डॉक्टर की जो शरियाने खोलते हैं वो भी, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। तो और लोग जो है ना इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है और साथ में जो सिम्टम्स हैं वो भी कम हो सकते हैं। आखिर में जो इसकी जो पीसीआई है, एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है, इसकी सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन यूजुअली होता ये है कि ये इतने सिंपल प्रोसीजर्स नहीं है। ना पीसीआई पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का आसान है, ना ग्राफ्टिंग आसान है। यस, बड़ी शरीयान का तो हो सकता है, जैसे ऊपर की सबक्लेवियन बंद है, ये वाली मेन शरीयान बंद है, या फेमोरल बंद है, फेमोरल से नीचे वाली बंद है। लेकिन बहुत नीचे अगर चले जाएं, अगर आप पाँव की जो शरीयानें, छोटी शरीयानें हैं या एंकल से ऊपर बहुत छोटी शरीयानें, उनको पीसीआई से खोलना बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है टिपिकली। और ग्राफ्टिंग भी इसमें सक्सेसफुल नहीं है और पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी शरीयान की ही ग्राफ्ट किया जाता है अगर ऊपर डिजीज़ पड़ी हो। बहुत नीचे जाके उसको डिजीज़ को मैनेज करना मुश्किल है, तो वो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही किया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक औरतों में ये जो हम
ये जो प्रोसीजर्स करते हैं PCI या ग्राफ्टिंग, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि कोशिश की जाए कि डिज़ीज़ बढ़ने से पहले, इस हद तक पहुंचने से पहले कि टिश्यू लॉस होना शुरू हो जाए, मरीज़ जो है वो डिसेबिलिटी डेवलप हो जाए, या खुदा न खास्ता टांग को एम्पुटेट काटना पड़ जाए, उससे पहले उस फेज़ में जिसमें इसको रोका जा सकता है तो दवाइयों के ज़रिए रोक लें। तो जैसे मैंने बताया कि ये तो प्रेजेंटेशन ही बहुत लेट होती है, नॉर्मल लोगों में भी हमारा एज ए क्लिनिशियन हमारा सस्पिशन भी इतना वो नहीं, हम थ्रेशोल्ड हाई रखते हैं, थ्रेशोल्ड लो रखें, सस्पिशन हाई रखें, तो ये अर्ली स्टेज पे पकड़ी जा सकती है। और इस पे से मरीज़ से स्पेसिफिक सवाल करें, स्पेशली उन मरीज़ों से जिसमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिल की बीमारी के बायस बनते हैं, वही दिल की जो शरियानों की बीमारी का बायस बनते हैं, ये जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है वो हम कुछ जैसे पहले शुरू में बताया कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या कैरोटिड स्टेनोसिस, गर्दन की स्टेनोसिस होना, या पेरिफेरल आर्टरी जो किडनी की स्टेनोसिस, यूजुअली खैर ये तो खैर बिल्कुल अलग बड़ा टॉपिक, अलग टॉपिक कभी इससे बात करेंगे, लेकिन कहते हैं कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, किडनी की शरियान का तंग होना एथेरोस्क्लेरोसिस के तौर पे औरतों में ये कम है। फाइब्रोमस्कुलर एक होती है औरतों में बीमारी, इस वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो है एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कम है। इसी तरह एनेरिज्म का मतलब है कि शरियान का फैल जाना, तो शरियान का फैल जाना भी एक वेसल की बीमारी है, शरियान की बीमारी है, और उसकी वजह से भी ख़तरा होता है कि एक तो उसमें क्लॉट जमा हो सकता है, उसके अंदर डिसेक्शन हो सकती है, मतलब वो फट सकती है। तो औरतों में यूजुअली थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म कॉमन है, मतलब सीने के या चेस्ट की जो बड़ी शरियान गुजरती है उसमें एनेरिज्म हो सकता है। मर्दों में यूजुअली एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म कॉमन है, इस तरह रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कॉमन है। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा जनरल टॉपिक था पैड पे, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पे हम कभी बड़ा टॉपिक पूरा करेंगे, लेकिन औरतों के हवाले से बताना ज़रूरी है। जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि 40 साल से पहले औरतें कम प्रेजेंट करती है, 2% चांस है, 40 साल बाद में चांस बढ़ जाता है। और स्पेशली CKD जो किडनी डिजीज़ के क्रॉनिक पेशेंट हैं, उनका जो मर्दों के मुकाबले में चांस है वो 1.5% ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में। तो CKD फीमेल पेशेंट का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ कि शुरू तो नहीं हो रही, उस प्रोग्रेस तो नहीं कर रही। और जो 80 साल से उम्र की औरतें हैं, जैसे मैं बताया 25% ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। फिर मैं बात यही करूँगा कि औरतों के बारे में हमारा जो लेवल सस्पिशन है वो हम उसको इतना लो नहीं रखते, इतना हाई नहीं रखते, तो चांस ये होता है कि हम मिस करेंगे। वो पहले ही प्रेजेंट लेट करती हैं, फिर वो उस पर हम उस टाइम तक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं, तो फिर उनको एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये होता है कि आप जल्द से जल्द डायग्नोस करें, उसको जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट पे डालें ताकि प्रोग्रेशन ना हो, और जो रिस्क फैक्टर्स वही दिल की शरियानों वाले हैं उनको अवॉइड किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो इसकी प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया होगा, और साथ में औरतों को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का चांस, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।